आओ इस चैप्टर में हम अब पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से बताया गया है। अवलोकन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व के से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। मतलब जनसंख्या की जो अर्थव्यवस्था का दायित्व है, जनसंख्या जो है उसकी अर्थव्यवस्था का जो दायित्व है परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है। एक अलग से संपत्ति जो है मानव, उसको व्याख्या करने की कोशिश की गई है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब जैसे कि अगर हम पढ़ लिख जाते हैं, एक अच्छा जैसे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो वो मानव पूंजी में हम बदल जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। जब हम हेल्प कर सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं, तो ये हम क्या हो गए, संसाधन के रूप में हो गए। परिचय, अगली हेडिंग हमारी है परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कर्तव्य कार्यरत लोग का वर्णन करने का एक तरीका है। कहते हैं जो क्षमता जो है, कार्य कौशल, मतलब तुम्हारी जो मतलब एक तुम्हारे अंदर जो हुनर है, एक काम करने की क्षमता है, उस कौशल को किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है कि मतलब यहाँ कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग मतलब यहाँ पे आगे हैं, कितनी तरक्कियाँ कर रहे हैं। जैसे मिसाइल्स बन रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, ज़्यादातर विदेशों से बन रही है। यूएस वगैरह, चाइना, जापान यही करती हैं। इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे इस लेवल में बहुत है, लेकिन मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना कि अदर कंट्रियाँ सपोर्ट करती हैं अपने मतलब लोगों को आगे निकालने के लिए। अगर किया जाए तो ये भी एक तरह से देश का नाम होगा। जितने लोग मतलब आगे जाते हैं, जैसे अगर हम मिसाइल मैन का नाम लें, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मिसाइल में दी है ताकि अब वो भी हमारे देश के लिए एक संसाधन ही तो थे, मानव पूंजी तो थे, जिन्होंने आज देश का नाम पूरे वर्ल्ड में कर दिया है। अच्छी अच्छी मिसाइल दी हैं, एक से एक मिसाइल। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सरल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। जो जीडीपी है उस पर बल देता है कि अगर ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा अच्छे मतलब तरीके से और नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो हमारे देश में भी तो तरक्की होगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी। दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है। कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम उसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं। अगर हम उसके नकारात्मक पहलू को देखें तो इसे क्या कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। अब अगर इस पर विचार किया जाए, जैसे कि कहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, कहाँ पहुंच पा रही है, तो ऐसे नकारात्मक पहलुओं में इसे अनदेखा कर दिया जाता है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और अगर हम सबको एक समान कोशिश किया जाए कि एक समान सबको स्वास्थ्य दे पाएँ, भोजन दे पाएँ, उनको और सारी सुविधाएं दे पाएँ, शिक्षा दे पाएँ, सस्ते से सस्ते अगर हम शिक्षा कर सकते हैं तो ताकि हर गरीब बच्चा भी वहाँ तक पहुँच पाए, जिससे क्या होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। मानव पूंजी का निर्माण होगा तो वो देश की ही तरक्की होगी, अपने राज्य की तरक्की होगी, अपने देश की तरक्की होगी, एक एक घर की तरक्की होगी। इसलिए ये मानव पूंजी निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है। यहाँ पर भी दिया है कि वो देश की उत्पादक शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश का मतलब क्या होता है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा। उनकी स्वास्थ्य सेवा, अगर हेल्थ सही होगा तभी तो इंसान आगे कुछ करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है तो सब सही है, ठीक। स्वास्थ्य ही धन कमाने का रास्ता है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो धन नहीं कमा सकते।
और धन नहीं कमाए तो तुमने कुछ तरक्की नहीं की। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें हमारा हेल्थ मेंटेन रखना जरूरी है। भौतिक पूंजी ही वो भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रशिक्षित प्रत्यक्षता देखा जाता है। मतलब ये सब चीज़ें इनकी प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि कितना, मतलब अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अच्छे लोगों को हम छांट सकते हैं, स्वस्थ लोगों को। और ज़्यादा लोग स्वस्थ हैं तो उसमें जैसे किसी आर्मी में हो गया, मिलिट्री में हो गया, फोर्स में हो गया, किसी में भी तो स्वस्थ लोगों को ही ज़्यादा लिया जाता है। कोई सा भी काम करने के लिए देखा जाएगा तो स्वस्थ लोगों को ही लिया जाता है। अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वहाँ पे लिया नहीं जाएगा उन्हें। ठीक, तो इसीलिए अब जब जितने ज़्यादा अगर हमें सपोर्टर मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसलिए पूरे देश में इन सब के रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सब चीज़ का ख्याल करना जरूरी है। इधर बॉक्स में देखो, भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। नाटकीय उदाहरण मतलब एक अलग ही पहलू से है, अलग ही तरीके से इसका हुआ था शुरुआत। उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन और प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर में तुमने पढ़ाई कर रखी है, एग्रीकल्चर में तुम्हारी स्टडी है, तो क्या करोगे, खेती में तो सुधार लाओगे ही लाओगे। जहाँ जैसे कि पहले हरित क्रांति आने से पहले देखा होगा कि जो फसलें थी वो कम मात्रा में उत्पादक होती थी और कम, मतलब उसमें प्रोडक्शन भी कम होता था, उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं मिल पाती थी जिससे कि सब काम भरण पोषण कर पाए। लेकिन हरित क्रांति जब आई तो उसमें क्या किया गया, हाँ, बीज में सुधार किया गया, खेतियों में हाइब्रिड बीज आई, खेतियों में सुधार किया गया, मशीनें, टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएँ। पानी की सुविधा दी गई, इलेक्ट्रिक सुविधा पहुंचाई, जिसे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वगैरह आए, तो इससे सुविधा बढ़ी। किसने किया ये सब, मानव नहीं तो किया। मानव नहीं होता, इतना प्रशिक्षित नहीं होता, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो आज नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आता। तो सब हर एक चीज़ की व्यवस्था कम पड़ जाती है हमें। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा होना ज़रूरी है और स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। इंसान जब शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो कुछ आगे करने की सोच सकता है। और एक आश्चर्यजनक उदाहरण रहा है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। एक भौतिक पूंजी से ज़्यादा अच्छे मानव ने क्या उच्च स्थान प्राप्त किया। यहाँ देखो, ये दो, एक लड़का एक लड़की है, क्या कहते हैं, मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। ये लड़की है जो कह रही है कि ये क्या मानव पूंजी जो भूमि या श्रम के समान है, नहीं, यह उससे अधिक है। लड़का कहता है कि उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे भी अधिक है। तो अधिक है ही, क्योंकि रुपया पैसा तो मानव पूंजी अगर अच्छी बनी हो तो उससे ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अरे यही मानव पूंजी है। यहाँ पे जो आप डायग्राम में, यहाँ जो इमेजेस देख रहे हो, ये कह रहा है कि ये मानव पूंजी है। जैसे डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, इंजीनियर हो गए और टेलर हो गए, मतलब जो हमारे प्रयोग के लिए होते हैं उसमें मानव पूंजी ज़्यादा होती है। लेकिन यह आवश्यक है, यही मानव पूंजी है, जैसे यहाँ सारा दिया हुआ है। तो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही होगी। एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या देश के लिए कोई अपना दायित्व निभाती है, ये जरूरी नहीं है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जब हम मानव पूंजी में, अच्छा सॉरी, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों का लाभ होता है, बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ मिलता है। अच्छी इनकम अगर होगी तो उससे क्या है कि इंसान सुखी तो होगा ही, अपनी सुखी संपन्न तो होगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी कर सकता है,
बहुत सी चीज़ें खरीद सकता है, अपना स्वास्थ्य सही रखता है, अपनी मतलब एक तरह से तरक्की कर सकता है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। अब उसके आसपास जिस समाज में वो रहता है वहाँ पे भी सुविधा मिल सकती है, जैसे कोई हेल्प कर सकता है, वो अपने आस पड़ोस में भी हेल्प दे सकता है। अगर कोई डॉक्टर है तो इमरजेंसी पड़ने पे क्या अपने आस पड़ोस में दवाई नहीं दे सकता, इलाज नहीं कर सकता, जरूर करेगा, फ्री में भी कर सकता है। तो इससे क्या हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें लाभ होता है। कभी कभी प्रत्यक्ष हो गया और कभी कभी जैसे धीरे धीरे अगर उस तरीके में है तो आसपास की चीज़ भी माहौल बदल जाता है। देखिए, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो अगर अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठने लगे तो उनकी भी सोसाइटी क्या होगी, उनका भी सोच एक तरह से उनकी तरह हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोगों में बैठता है ना तो उनकी तरह से वो जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी भी हो जाती है सोच। पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। मानव पूंजी क्या है, भूमि और भौतिक पूंजी जो हमारी है उससे बढ़ के है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। जो मानव संसाधन है पूंजी का भी उपयोग करता है और भूमि का भी उपयोग करता है कि भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकती। अब इंसान ही है जो कपास से कपड़ा बना देता है, ठीक, अपने आप तो कपास से कपड़ा नहीं बनता, या खेती भी अगर उस पर ना करे इंसान जमीन पे तो क्या अपने आप कोई खेती होगी, गेहूं चावल नहीं हो सकता, उसके लिए भी इंसान की जरूरत है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, सबसे बढ़कर मानव पूंजी है। तो हर एक चीज़ से आर्थिक चीज़ों में भी देखा जाए तो खेत से लेकर सब चीज़ मानव पूंजी ही इसको हैंडल करती है। अगर शिक्षित हैं, संसाधित हैं तो वो ही काम कर सकते हैं। अनेक देशों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। ये जो बड़ी जनसंख्या क्या है भारत में एक दायित्व माना जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। यानी कि ये भी जरूरी नहीं है कि एक बड़ी विशाल बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या जो देश का कोई जिम्मेदारी रखती हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इस उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। आगे देख, निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। बॉक्स में देखते हैं एक शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल, शकल मतलब फेस वाला नहीं, नाम है। एक दो मित्र होते हैं, एक का नाम विलास और एक का शकल है। एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। उनके पिता जो थे वो बूटा चौधरी थे, काम करते थे। शकल घर में काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, मतलब कि गांव के स्कूल में नाम लिखवा ले, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसका नाम लिख गया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया।
कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नई प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी। तो एक तरह से ये क्या हो गया हमारे लिए, मानव पूंजी हो गया। अब आती है कहानी विलास की कहानी। नेक्स्ट पेज पे। विलास विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास ने अपने पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेच देती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उससे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब विलास की कहानी में क्या होता है कि मतलब ना ही उसने शिक्षा ली सही से और ना ही उसका स्वास्थ्य सही था। मजबूरी में उसके पिता भी बचपन में ही चल बसे थे और उसके बाद उसकी माँ किसी तरह उसे खिला पिला रही थी, अपने परिवार का खर्च चला रही थी और बाद में उसकी माँ भी गुजर गई। जिसके बाद विलास भी क्या उसी गांव में मजबूर होकर मछली बेचने लगा, क्योंकि शिक्षा तो थी नहीं। जो ही उसे काम मिला अपना पेट भरने के लिए उसने करना शुरू कर दिया। बस इतना ही कर पाया। तो एक तरफ था जो सकल था, अच्छा पढ़ लिख के एक कंपनी में जॉब करने लगा, नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और एक ये था विलास था जिसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, उसी का दोस्त था और उसी गांव में वो रह गया। स्वास्थ्य भी नहीं था और ना ही उसके पास कोई सुविधाएं हुई, ना ही पैसे हुए। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक थी और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। अगला देखिए, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था बल्कि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के संसाधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, मतलब मछली पकड़ने का और बेचने का। उसकी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। अब उसने भी जब अपनी माँ वाला ही काम शुरू कर दिया, जैसे उसकी माँ मछली बेचती थी तो उसकी भी इनकम उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हुई। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके परिश्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। अब कई साल से मतलब जो पढ़ाई कर रहा था उसी के बेस पे क्या हुआ, उसकी शिक्षा ने उसे अच्छी नौकरी हासिल कराई, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी तरक्की कर पाया। और इसके विलास में क्या हुआ, इसने शिक्षा अच्छी नहीं ली थी जिससे गरीब रह गया। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, इससे कि कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता पे देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी थी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मतलब एक अच्छा वेतन नहीं मिलता था, एक दिहाड़ी मजदूर की तरह से उसे मिल जाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से
भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज में बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे किसी बच्चे के ऊपर आज हम, जैसे तुम सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो हम चाहते कल अच्छी नौकरी पा जाओ। अच्छा, जब आप नौकरी करोगे, अच्छे लेवल पे जाओगे, तो और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तरह से मानव पूंजी का अच्छा निर्माण हो सकेगा। अच्छा स्वास्थ्य होगा तुम्हारा, अच्छी इनकम होगी, तो अच्छी ग्रोथ होगी, प्रतिफल मिलेगा। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। जिसके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि बच्चा पहले शिक्षा पे जाए, पहले ना कि और चीज़ों के भी ध्यान करेंगे, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चे पढ़ गए तो फिर सब कुछ बन जाता है, उसमें कुछ की ज़रूरत नहीं होती कि हमें क्या चाहिए, फिर बच्चा खुद सब बना लेता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं महत्व को अनुभव किया था। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने स्कूलों बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर दे लेते हैं और अपने बच्चे को अपनी ही तरह सुविधा से वंचित स्थिति में देखते हैं। मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी क्या है, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, वो भी कम ही पढ़ेगा लिखेगा और ज़्यादा विकास नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। तो एक बार जब माँ बाप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो बच्चा भी तरक्की नहीं करता। और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि वो पढ़ लिख के आगे जाए। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जापान की तो स्थिति से वाकिफ़ हुई कि उसका सब कुछ सर्वनाश कर दिया था अमेरिका ने बम गिरा के, और उसके बाद भी आज वो तरक्की पे, टेक्नोलॉजी में आगे है। यह विकसित धनी देश है। जापान क्या है, एक विकसित धनी देश है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जो जापान थे, अपने लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ही निवेश किया, जिससे आज वो बहुत ज़्यादा तरक्की पे हैं। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने हैं। तो उनकी स्किल थी, जैसा मतलब डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने जैसा अच्छा निखारा, उसी के बाद क्या हुआ, उनका जो जापान देश है वो बहुत ज़्यादा आगे निकला। जैसे चाइना को भी कहा जा सकता है कि चाइना भी इसमें है शामिल। पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। अब कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं के कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप है, इसमें देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में वर्गीकृत किया गया है। जो सारे क्रियाकलाप है आर्थिक तौर पे, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है।
अब जैसे जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, बैंक आते हैं, संचार आते हैं, सुविधा होते हैं, मतलब उनकी सेवा खाली दी जाती है। द्वितीय क्षेत्र जैसे हम खेत से उठाया कच्चा माल उठाया, जो जैसे गेहूं लिया, उसका आटा पैकिंग किया, जो बीच में फैक्ट्री होती है ना, उसको दूसरा रूपांतरण करती हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। प्रथम क्षेत्र में वही आता है जहाँ कच्चा चीज़ें मिलती है, आलू मिल गया, और द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री में गया चिप्स बनाया, और तृतीय क्षेत्र में उसकी सेवा सप्लाई में उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धक करते हैं, और यही क्रियाकलाप क्या करती है, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम में ग्रोथ करती है, मतलब बढ़ाती हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं में दो भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजारी क्रिया। अब जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो दो क्रियाएं होती है, एक बाजार क्रिया होती है, एक गैर बाजारी क्रिया। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जो बाजारिक क्रियाएं होती हैं उसमें कोई सा भी काम किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या मेहनताना देना पड़ता है, मजदूरी एक तरह से देनी पड़ती है, उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है और वेतन देना पड़ता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन है, जो बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रियाओं में अभिक्रिया स्व उपयोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन है। जैसे अपने लिए उत्पादन करना, अपने लिए प्रोडक्शन करना, अपने खाने पीने के लिए किया, तो उसमें बस ये गैर क्रिया हो गई ना, गैर बाजारी क्रिया, क्योंकि हम इसे बेच तो रहे नहीं है। जो बेच जिससे हम पैसा मुनाफा कमा सकते हैं वो बाजारी क्रिया होती हैं। क्रियाकलाप, अगला बॉक्स है क्रियाकलाप। आपने अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव तथा अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखेंगे। इन 3 जैसे पड़ोस से, आस पड़ोस से पूछो उनका क्या काम है, तो वो जो काम करते हैं वो कौन से क्षेत्र में आता है। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बताएं कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया है या गैर आर्थिक क्रिया है। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फार्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। तो ये सब क्या है, एक क्रिया, एक व्यवसाय एक तरह से बाजारी हो गया, एक गैर बाजारी क्रिया होगी जिसमें उन्हें कोई लाभ नहीं होता। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है और बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। मतलब एक समाज के तौर पे स्त्री पुरुष का काम बांटा हुआ है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। जो जैसे घर में माताएं होती हैं वो काम करती हैं तो उन्हें क्या वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है? नहीं, तो वो बिना वेतन के काम करती हैं। बूटा धन कमाता है। बूटा अगर खेत में काम करता है तो वो धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण का खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। महिलाओं की सेवा क्या है, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती, बल्कि पुरुषों की जो खेत बाहर से इनकम करके लाते हैं उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवा के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। अब वो मछली बेचती थी तो उससे क्या पैसा मिल रहा है, बाजार में बेच रही हैं, तो यहाँ से क्या है, उन्हें आर्थिक आय में जोड़ा जा सकता है। पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम प्राथमिक दिया जाता है। अधिकतर महिला वहाँ
काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। अनियमित रोजगार मतलब कोई नियमित रोजगार नहीं होता वहाँ का, और निम्न आय मतलब कम आय इस क्षेत्र की क्या है, विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। जो महिलाएं मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, मतलब घरेलू काम करती हैं, जैसे चौका बर्तन खाना बनाने का काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं, उनको मतलब बच्चे की देखभाल के लिए और प्रस्तुति के लिए, मतलब जब उनकी डिलीवरी वगैरह होती है तो उसके लिए छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन जो महिलाएं अच्छा खासा पढ़ लिख के अच्छी सरकारी नौकरी कर रही होती हैं, उन्हें इसके लिए क्या होता है, छुट्टियां भी मिलती हैं और तनख्वाह भी मिलती है, उनकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाती। और तनख्वाह भी उनको पूरी दी जाती है, ये नहीं कि मतलब पुरुषों को ज़्यादा दी जा रही है और महिलाओं को कम दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया, जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा में उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। जैसे लड़कियों से मतलब कि वो क्या बनना चाहती हैं। अब इस वीडियो में इसी हेडिंग तक, और यहाँ जनसंख्या की गुणवत्ता से हम बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसे 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जो नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू।